गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग रीड करेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 और उसमें भी लोकतांत्रिक राजनीति 2 अध्याय 4 जाति धर्म और लैंगिक मसले। देखिए, आपका जो सब्जेक्ट का नाम ही है सामाजिक विज्ञान, तो उसमें अन्य जो आपके समाज से रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं उसी से संबंधित आपका प्रकरण हो सकता है, प्रश्न भी पूछे जाएंगे। तो आपका टॉपिक भी है जाति धर्म और लैंगिक मसले। जाति के बारे में आप लोग जानते ही हैं, धर्म है और लैंगिक मसले जहाँ पे भेदभाव किया जाता है लिंग के आधार पर, यानी कि स्त्री और पुरुष में जहाँ भी अंतर देखा जाता है उन्हें सारी तथ्यों की बात इस अध्याय में किया गया है। आप लोग किताब रीड कर चुके होंगे। चलिए अभ्यास प्रश्न के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। चलिए सर्वप्रथम हम देखते हैं कि इस अभ्यास में किस तरह के इस प्रश्नावली में प्रश्न आए हुए हैं। चलिए एक बार सभी प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इस अध्याय में टोटल 12 प्रश्न हैं। देखते हैं कि 12 प्रश्न किस प्रकार हैं। यदि आपके पास किताब है तो आप अभ्यास प्रश्न 1 से लेकर 12 तक मिला लीजिएगा। अगर कहीं से भी कोई भी प्रश्न अगर मैच नहीं करता है या फिर किसी शब्द में समस्या होती है तो उसे आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम सारी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करेंगे जो भी अध्ययन के दौरान आपको दिक्कत होती है। चलिए पहला प्रश्न मिला लीजिएगा, दूसरा ऐसे ही वीडियो को रोक कर आप लोग पूरा प्रश्न मिला लीजिएगा, ठीक है। 8वां प्रश्न ऐसे ही है, 9वां, 10, 11, 12, ठीक है। यही आपके प्रश्न हैं। इन्हीं प्रश्नों का आपका अपने नोट्स पे कंप्लीट कर लेना है, लिख लेना है, ताकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम 2021 में होने वाला है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। पहला प्रश्न था आपके किताब में, जीवन के उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है या वे कमज़ोर स्थिति में होती हैं, ठीक। यह आपका प्रश्न है। देखने में लग रहा है कि यह कोई वाक्य नहीं, यह प्रश्न है। स्त्रियों के बारे में कैसा भेदभाव है यही बताना है। विभिन्न पहलुओं का जिक्र करना, आप जितना चाहें उतना लिख सकते हैं। आप चाहें तो एक निबंध लिख सकते हैं स्त्रियों के ऊपर जो भेदभाव समाज में हो रही है। तो चलिए आप लिखेंगे कि हमारे देश में आज़ादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, पर वे अभी भी पुरुषों से काफ़ी पीछे हैं। हमारा समाज अभी भी पितृ प्रधान है। पितृ प्रधान का मतलब जानते हैं, पुरुष प्रधान, यानी कि पुरुष ही मुखिया घर का होता है। लेकिन आज के दौर में आप लोग देखेंगे, इस समय जो जनरेशन चल रहा है, राशन कार्ड में मुखिया का नाम हो गया है महिला, लेकिन माता जी का नाम रहता है। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं, आज भी जो है हमारा समाज जो है पितृ प्रधान ही है। जो पिता का आदेश होता है वही पूरा परिवार मानता है, ठीक है। और आगे है कि औरतों के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव होते हैं। किस तरह का भेदभाव होता है उससे हम लोग जान लेते हैं। तो उसमें पहला पॉइंट डालकर लिखेंगे। वैसे पॉइंट डालकर लिखें, बहुत सारा पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। अनलिमिटेड, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे तो 2-3 पे नहीं कह रहा हूँ, आप निबंध लिख सकते हैं। लेकिन चलिए पहला पॉइंट डालकर लिखिए। कुछ पॉइंट हम लोग इम्पॉर्टेंट जो है उसे लिख लेते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है कि महिलाओं में साक्षरता की दर अब भी मात्र 54% ही है। देखिए साक्षरता दर क्या होता है, मान लीजिए आपके गांव में 100 लोग हैं, 100 लोगों में अगर 60 लोग पढ़े लिखे हैं, यानी कि साक्षर हैं, जो शिक्षित हैं उन्हें, जहाँ पे साक्षरता दर का मतलब ही होता है जहाँ पे शिक्षा के अभाव न हो, जहाँ पे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं वहीं की बात की जाती है। तो महिलाओं में साक्षरता दर अभी भी कितनी है, 54% है, जबकि पुरुषों में 76% है, ठीक है। स्कूल में पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाती हैं। बिल्कुल आप लोग देखे होंगे, समाज में देखने को मिलता है मैक्सिमम, मतलब यानी कि कह सकते हैं अधिकतम लड़कियां जो हैं 12th तक पढ़ती हैं। आजकल तो मान लीजिए BSc लगभग BA या BSc कर लेती हैं। लेकिन कुछ ही लड़कियां जो हैं, आप मेडिकल में, नर्स, ये फौज में, आर्मी में,
और इत्यादि अन्य इंजीनियरिंग वगैरह जितनी भी सेक्टर हैं अब जाना शुरू की हैं। यानी कि ऐसी बात नहीं है, महिलाएं तो चंद्रमा पे भी जा रही हैं, लेकिन अभी भी समाज में ये चीज़ देखने को मिलता है, यानी कि शिक्षा ज़्यादा लड़कियों को नहीं मिल पाता है। आगे है कि अभी भी माँ बाप अपने संसाधनों को लड़के लड़की दोनों पर बराबर खर्च करने की जगह लड़कों पर ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। ठीक है, आप देखे होंगे कोई भी साधन है लड़कों को मिल जाता है लेकिन लड़कियों को जल्दी से नहीं मिलता है। यानी कि अगर कोई आप ही है, मान लीजिए कोई बॉयज़ अगर वीडियो देख रहा है तो आप देख सकते हैं कि आप मोबाइल है, बाइक है और कहीं रिलेशन में जाने की, किसी निमंत्रण में जाने की आपको परमिशन मिल जाती है। वहीं आपकी बहन है या फिर कोई भी लड़की है, अगर उसको कहीं रिलेशन में किसी फंक्शन में या कोई बाइक चाहिए, स्कूटी चाहिए तो जल्दी नहीं मिलता है। ठीक है, आगे दूसरा पॉइंट देखेंगे कि साक्षरता दर कम होने के कारण ऊंची तनख्वाह वाले और ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत कम है। सही बात है, जब कोई शिक्षित ही नहीं रहेगा तो उसको काम कहाँ मिलेगा? काम मिलेगा ही नहीं। जब काम नहीं मिलेगा तो लेबरई करेंगे तो लेबर की तनख्वाह जानते ही हैं, दिन भर खून चूसते हैं मालिक और शाम को बहुत ही कम तनख्वाह मिलती है, यानी कि पैसा मिलता है। ठीक है, आगे है कि भारत में स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती हैं किंतु अक्सर उनके काम को मूल्यवान नहीं माना जाता। ठीक, तीसरा पॉइंट, काम के हर क्षेत्र में यानी खेल कूद की दुनिया से लेकर सिनेमा के संसार तक और कल कारखानों से लेकर खेत खलिहानों तक महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है। ठीक है, भले ही दोनों ने समान काम किया हो, दोनों लोग काम ज़्यादा करते, एक ही साथ करते हैं, लेकिन फिर भी भेदभाव यहाँ मजदूरी में भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, चौथा पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, भारत के अनेक हिस्सों में अभी भी लड़की को जन्म देने लेते ही मार दिया जाता है, जिससे आप लोग देखते होंगे समाज में बहुत, अगर जिनकी 3-4 लड़कियां होती हैं तो वो भ्रूण हत्या करवा देते हैं या फिर बहुत सारे है उपाय, जैसे अल्ट्रासाउंड के दौरान पता चल जाता है। तो अब तो भ्रूण हत्या दंडनीय अपराध भी हो गया है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। लड़की हो या लड़का, आप एक्सेप्ट करना चाहिए, लड़की भी किसी लड़कों से कम नहीं है। यह भी एक पॉइंट बन सकता है कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए। लड़कियां भी बहुत ही समाज के लिए एक चलिए अगला आगे लिखे, बात होती रहेगी। अधिकांश परिवार लड़के की चाह रखते हैं, बिल्कुल सही बात है। इस कारण लिंग अनुपात गिरकर प्रति 1000 लड़कों पर 927 रह गया है। ठीक, अब पांचवा पॉइंट देखते हैं। पांचवा पॉइंट है कि भारत में सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति में महिलाओं की भूमिका नगण्य है। नगण्य का मतलब 9 के बराबर है। बिल्कुल आप देखे होंगे कि राजनीति में बहुत ही कम है। बस आपका ये तो मान लीजिए मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, महिला रह चुकी हैं, राष्ट्रपति भी रह चुकी हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो राजनीति में हैं, लेकिन उतनी नहीं है जितनी चाहिए। पुरुषों की अपेक्षा बहुत ही नगण्य है, 9 के बराबर है। अभी भी महिलाओं को घर की चारदीवारी के भीतर रखा जाता है, बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं रखना है। आगे, महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली हिंसा की खबरें हमें रोज़ पढ़ने को मिलती हैं। शहरी इलाके तो महिलाओं के लिए खासतौर से असुरक्षित है। वे अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहाँ भी उन्हें मारपीट तथा अनेक तरह की घरेलू हिंसा झेलनी पड़ती है। ठीक है, पहला प्रश्न समाप्त होता है। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा दें और सबके साथ एक उदाहरण भी दें। ये प्रश्न है, तो सांप्रदायिक राजनीति के बारे में आपको लिखना है और एक एक एग्जाम्पल भी लिखना है। तो आप निचली लाइन से लिखेंगे, सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप धारण कर सकती है। पहला पॉइंट, सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति रोजमर्रा के जीवन में ही दिखती है। इनमें धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदायों के बारे में बनाई धारणाएं और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं
शामिल है। ये आपको ज़रूर देखने को मिलता होगा समाज में। दूसरा है सांप्रदायिक भावना वाले धार्मिक समुदाय राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं। इसके लिए धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन किया जाता है तथा फिर धीरे धीरे धर्म पर आधारित अलग राज्य की मांग करके देश की एकता को नुकसान पहुंचाया जाता है। जैसे भारत में अकाली दल, हिंदू सभा, हिंदू महासभा आदि दल धर्म के आधार पर बनाए गए। धर्म के आधार पर सिखों की खालिस्तान की मांग इसका उदाहरण है। आप मुस्लिम धर्म में भी बहुत सारी पार्टियां हैं जो धर्म के आधार पर बनाई गई है, ठीक है। यानी कि सभी धर्म के आधार पर राजनीतिक पार्टियां भी बनाई जाती है, संगठन बनाया जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक दलों द्वारा धर्म और राजनीति का मिश्रण किया जाता है। राजनीतिक दलों द्वारा अधिक वोट प्राप्त करने के लिए लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काया जाता है। जैसे भारत में भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर वोट हासिल करने की कोशिश करती है, ठीक है। ये हमेशा से इनकी आदत रही है। आगे बाबरी मस्जिद का मुद्दा इसका उदाहरण है, लेकिन ये भी आज के डेट में सुलझ चुका है। वहाँ पे राम मंदिर बन रहा है, ठीक है। चलिए अब इसमें तीसरा प्रश्न की तरफ देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपका क्या है, इसे आप लोग अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए। तीसरा प्रश्न अब हम लोग देखेंगे। तीसरा प्रश्न है कि बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं जारी है। जातिगत आप लोग जानते ही होंगे, यादव, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये शूद्र में छोड़िए, ये तो मान लीजिए वर्ण हो जाएगा। गुप्ता जी हैं, फिर और अन्य जातियां हैं। तो जातिगत असमानताएं जारी है, इसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया, किंतु फिर भी समकालीन भारत से जाति प्रथा विदा नहीं हुई है। जातिगत असमानता के कुछ पुराने पहलू अभी भी बरकरार हैं। कौन कौन से लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट, अभी भी ज़्यादातर लोग अपनी जाति या कबीले में ही शादी करते हैं। बिल्कुल, किसी अन्य जाति में नहीं शादी लोग कर सकते हैं। और कबीले यानी कि एक समुदाय, एक और समाज में रहते हैं, जैसे ये बंजारे होते हैं, ये सब कबीलों में ही शादी करते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि संवैधानिक प्रावधान के बावजूद छुआछूत की प्रथा अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, ठीक। आज भी आपको देखने में मिल जाता होगा कुछ जातियों में लोग छुआछूत से भेदभाव रखते हैं। किसी के यहाँ, कुछ जातियों के यहाँ जाते हैं तो वहाँ पे पानी वानी कोई नहीं पीता है, खाना भी नहीं लोग खाते हैं, हीन की भावना व्यक्त करते हैं। तीसरा पॉइंट है कि जाति व्यवस्था के अंतर्गत कुछ जातियाँ लाभ की स्थिति में रही तथा कुछ को दबाकर रखा गया। इसका प्रभाव आज भी नज़र आता है, यानी ऊंची जाति के लोगों की आर्थिक स्थिति सबसे अच्छी है, वे दलित तथा आदिवासियों की आर्थिक स्थिति सबसे खराब है, ठीक है। देखिए, जितने भी आदिवासी हैं ये कबीलों में ही रहना पसंद करते हैं, यानी कि कबीले जो हैं आदिवासियों की ही बनाई जाती हैं। जो झोपड़ी बनाकर रहते हैं उन्हीं को कबीला कहा जाता है, ठीक है। चौथा पॉइंट, हर जाति में गरीब लोग हैं, पर गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने वाले में अधिक संख्या निचली जातियों के लोगों की है। ऊंची जातियों में गरीबी का प्रतिशत सबसे कम है। बिल्कुल, आप लोग देख सकते हैं आपके समाज में ऐसा नहीं है कि जो उच्च जाति के लोग हैं वो बहुत ही अमीर है, नहीं, उसमें भी लोग कुछ गरीब हैं लेकिन बहुत ही कम संख्या में है। लेकिन निचली जाति में क्या है, सबसे ज़्यादा गरीबी है, ठीक है। गरीबी रेखा के नीचे बहुत से अपने जीवन यापन कर रहे हैं। पांचवा पॉइंट, आज भी जातियों में अमीर लोग हैं, पर यहाँ भी ऊंची जातियों का अनुपात बहुत ज़्यादा है और निचली जातियों का बहुत कम है, ठीक है। छठा पॉइंट है कि जो जातियाँ पहले से ही शिक्षा के क्षेत्र में आगे थी, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में भी उन्हीं का बोलबाला रहा है या बोलबाला है। जिन जातियों में
जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता था उनके सदस्य अभी भी पिछड़े हुए हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं आपके समाज में जिनको शिक्षा देने का कोई अधिकार नहीं है, जो जाति के आधार पर शिक्षा नहीं दी जाती थी, भेदभाव किया जाता था, तो वो भी आज के डेट में पिछड़े हुए हैं, यानी कि पहुंच नहीं पाए हैं वहाँ तक जहाँ तक पहुंचना चाहिए। आज की डेट में तो मान लीजिए अब अगर कोई अधिकारी छोटी जाति का है तो ब्राह्मण या कोई भी जाति हो उसे उसके नीचे झुककर ही रहना पड़ता है, ठीक है। तो एक पद का भी बड़ा गरिमा होती है, लेकिन यहाँ पे जात पात के आधार पे भी नौकरियाँ मिलती हैं, आरक्षण मिलता है इत्यादि। समाज में अभी भी बुराइयां हैं, भेदभाव हैं, इसको ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है। सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। चलिए बात तो होती रहेंगी। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 है कि 2 कारण बताएं कि क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। अरे वो जाहिर सी बात है, जब भी चुनाव होगा जाति के आधार पर थोड़ी ना कोई जीतता है। आप यादव हैं तो यादव से वोट थोड़ी ना बन पाएगा। किसी एक मुस्लिम समुदाय से थोड़ी ना कोई जीत सकता है, ना विधायक बन सकता है, ठीक है। उसके लिए सभी लोगों का मत जरूरी है। किसी ब्राह्मण के वोट दे देने से कोई ब्राह्मण सांसद, विधायक या गांव का प्रधान नहीं बन सकता, ठीक है। जाति के आधार पे कोई चुनाव का नतीजा तय नहीं हो सकते, वही आपको लिखना है। चलिए लिख लीजिएगा। अगर आप लोग जानते होंगे, आप देखिए ये सारी चीज़ें आपके समाज में देखने को मिलती है। आप चाहें तो अपने शब्दों में भी ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं। मैं कहा ही ना कि ये ऐसा चीज़ है सामाजिक विज्ञान। आपके सामाजिक विज्ञान नाम है जो आपके समाज में घट रही घटनाएं हैं, जिसे आप लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसी को बस लिख देना है, ठीक है। जो जानते हैं वो लिख देंगे, कोई भी कॉपी चेक करने वाला आपका गलत नहीं काट सकता, ठीक है। और यह वीडियो अब अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों साथियों को ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि सबको बोर्ड एग्ज़ाम देना है तो पढ़ना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो आप ये काम कर सकते हैं। चलिए चौथे प्रश्न का आंसर लिखेंगे कि भारत में जाति व्यवस्था भी धर्म की तरह चुनावों को प्रभावित करती हैं, किंतु केवल जाति के आधार पर ही चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। उसमें क्यों नहीं हो सकते, चलिए पहला पॉइंट देख लीजिए कि देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है, बिल्कुल। इसलिए हर पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और समुदाय से ज़्यादा लोगों का भरोसा हासिल करना होता है। अगर कोई भी नेता अगर जनता की भरोसा जीत लिया है तो उसे कोई हरा नहीं सकता, ठीक। अगला है दूसरा पॉइंट कि कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती। जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि उस जाति के ज़्यादातर लोग उस पार्टी को वोट देते हैं, ठीक है। आप देखे होंगे चुनाव में कहता रहे यार ये वाला क्षेत्र हमारा वोट बैंक है, ये वोट कहीं नहीं जाएगा, यानी कि फिक्स है कि अगर किसी भी पार्टी में अगर ज़्यादातर नेता उसी जाति के लोग होंगे तो उस जाति के लोग वोट करेंगे। जैसे आजकल की राजनीतिक पार्टियां हैं, जाति के आधार पर देखते ही होंगे, ये चीज़ किसी से छिपा नहीं है। खैर अगला है लिख लीजिएगा। इस प्रकार चुनाव में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, किंतु दूसरे कारण भी महत्वपूर्ण होते हैं। मतदाताओं का लगाव जाति के साथ साथ राजनीतिक दलों में भी होता है। सरकार के कामकाज के बारे में लोगों की राय और नेताओं की लोकप्रियता चुनाव पर निर्णायक असर होता है, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग प्रश्न संख्या 4 में देखे हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। इस तरह आपका चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन आपको लिखना है, कंप्लीट कॉपी करनी है और याद भी करना है तो ज़रूरी भी है, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है कि भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। तो उसमें लिखिएगा भारत की विधायिकाओं में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है, यानी रगड़े न के बराबर है। जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या कुल सांसदों की 10% भी नहीं है। मैंने पहले ही कहा था राजनीति में महिलाओं की संख्या नगण्य है राजनीति में, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ महिलाएं हैं जो सांसद आज भी हैं, ऐसी बात नहीं है, आप देख सकते हैं।
मैं नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है, आप देखिएगा। देखिए आगे लिखिएगा कि राज्यों में विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। इस मामले में भारत दुनिया के अन्य देशों से बहुत नीचे है। ठीक, भारत अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों से पीछे है। कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन भी जाए तो मंत्रिमंडलों में पुरुषों का ही वर्चस्व रहा है। यानी कि मुख्यमंत्री भी बन जाएं या प्रधानमंत्री भी बन जाएं, लेकिन वहाँ पे भी नेतृत्व कौन करता है? विधायक सांसद की बातों को ही मानना पड़ता है। तो सांसद विधायक की संख्या पुरुषों की ज़्यादा होती है, ठीक है, तो इसीलिए उनका वर्चस्व ज़्यादा रहता है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6, किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाता है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष बनाता है, तो जिक्र करना है तो दो प्रावधान लिख लीजिएगा। उसमें आप चाहें तो कोई भी लिख सकते हैं। चलिए मैं बता रहा हूँ, लिखिएगा। संविधान निर्माताओं में सांप्रदायिकता से निपटने के लिए भारत के लिए धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल चुना गया और इसके लिए संविधान में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए। कौन कौन सा प्रावधान है भाई, देख लीजिएगा। भारत राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम और इंग्लैंड में ईसाई धर्म का जो दर्जा रहा है, उसके विपरीत भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता। ठीक है, देख रहे हैं हमारा भारत कितना श्रेष्ठ देश है। आगे दूसरा, संविधान सभी नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार प्रसार करने की आज़ादी देता है। आप देख सकते हैं भगवा झंडा लोग लेकर दौड़ जाते हैं, कोई नीला झंडा लेकर दौड़ जाता है, कोई हरा झंडा लेकर दौड़ जाता है। यानी कि किसी भी पार्टी का प्रचार, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये चीज़ संविधान में दिया गया है नागरिकों को छूट के रूप में। ठीक है, ये स्वतंत्रता है, आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। आगे, ये नहीं कि किसी को गोली मार सकते हैं, ये संविधान में नहीं है, थोड़ा सा। ठीक है, तीसरा पॉइंट, संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। ठीक है, तो धर्म के आधार पर देख रहे हैं, भेदभाव नहीं करना है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। 6 कंप्लीट हो गया, प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 क्या है? जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, क्या होता है अभिप्राय? आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, जो सही रहेगा वही आपको बताना है। पहला, स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर होता है। यानी कि पहले एक बार फिर हम वाक्य पढ़ते हैं तब जाके विकल्प की तरफ पढ़ते हैं। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, विभाजन में अलग अलग बंटवारा करते हैं, तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर बिल्कुल नहीं हो सकता। समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं, ठीक है, कुछ सही है। बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात। चौथा है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। ठीक है, देखिए 4 कारण है, आप चारों में से कौन सा सही वही आपको बताना है। तो आपका दूसरा वाला एकदम सही है। दूसरा वाला ऑप्शन क्या था? समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं। आगे प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में यहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। पहला, लोकसभा, विधानसभा, मंत्रिमंडल, पंचायती राज की संस्थाएं। कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो इसका जो राइट आंसर है पंचायती राज की संस्थाएं। यानी कि चौथा आंसर आपका सही हो जाता है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, क्या है? सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। गौर करना है। सांप्रदायिक राजनीति की इस धारणा पर आधारित है। ठीक, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 9 के आगे क्या है। ठीक है ना, यही आपका प्रश्न था 9वां। उसमें भी 4 विकल्प आपको देखने को मिलेंगे। अ है, एक धर्म दूसरों से श्रेष्ठ है। ब है, विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रह सकते हैं। स है, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं।
द है एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व बाकी सभी धर्मों पर कायम करने की शासन शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक, अब इसमें देखिए प्रश्न क्या बना है, प्रश्न अब शुरू होता है आपका, इनमें से कौन या कौन कौन सा कथन सही है। देखिए आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, क ख ग घ। ठीक है, इसमें से कौन सा सही वही आपको बताना है। ठीक है, एक बार मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। देखिए अब आंसर भी दे गया। चलिए आपका तीसरा आंसर सही हो जाता है। इसमें नहीं, यहाँ पे मैं बात करूँ, एक सेकेंड, हाँ, अगर मैं बात करूँ कि तीसरा सही है ग, तो ग ये वाला सही है, चूँकि ये वाला नहीं सही है। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट नहीं सही है, तो आपका ये वाला सही हो जाता है ग। अ वाला सही है, फिर और स वाला सही है, यानी कि पहला तीसरा सही है। देख लेते हैं पहला विकल्प क्या था। एक धर्म दूसरों से श्रेष्ठ है। स है एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 क्या है कि भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है भाई, ये देख लेते हैं। इसमें भी वैकल्पिक प्रश्न है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, यानी कि मना करता है। ख है यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। ग है सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। चौथा, किसी धार्मिक समुदाय के सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। इसमें से कौन सा सही है, इसमें आपका दूसरा सही है। यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है। ठीक, चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या देखते हैं 11। 11 प्रश्न में क्या है, चलिए बात करते हैं। पहले ही रिक्त स्थान दिया है कि रिक्त स्थान पे क्या भरा जाएगा। तो किस पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही होती है। किस पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में होती है, तो जाति पर आधारित। तो वहाँ पे हम क्या भर देंगे, जाति। ठीक है, ये वाला जाति जो है यहाँ पे डाल देंगे, तो ये आपका पूरा एक वाक्य कंप्लीट हो जाएगा कि जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है। दूसरा प्रश्न क्या है, इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि 12 सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मेल कराएं और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही जवाब खोजें। आपको ये देखना है, आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा है, तो जल्दी से इसका आंसर हम बताते हैं। ठीक है, तो सूची फर्स्ट सूची 2 है, इसमें मिलान करना है और ये वाला चीज़ जो है आपका दिया गया है, इसमें से कौन सा विकल्प सही है। सा रे गा मा, यानी कि 4 विकल्प है, चारों में से कौन सा सही है इसी की बात करना है। तो आपका रे यानी कि दूसरा विकल्प आपका सही है। ठीक है, दूसरा कैसे सही है देखिएगा, पहला का ख लगा देंगे। चलिए एक बार फिर रुकिए, मैं समय देखिए, आप पहला का क्या लगा देंगे, ख, यानी कि जो पहला है यहाँ का ख हो जाएगा। उसके बाद आपका ये दूसरा का हो जाएगा क, दूसरा का क्या हो जाएगा, क हो गया। उसके बाद आप देखेंगे तीसरा का हो जाएगा घ, तीसरा का हो जाएगा घ, और तीसरा का घ हो गया, तो चौथे का ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, यह ग हो जाएगा, धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, इसे आप लोग सही कर दीजिएगा। आपका तीसरा विकल्प सही है रे, आप नीचे लिखिएगा रे, और उसके बाद रे करने के बाद आप ये वाला विकल्प पूरा लिख देंगे। ठीक है, पहला का क कामा, दूसरे का क कामा, तीसरे का घ कामा, चौथे का ग सही है। ठीक है, अब यह चैप्टर आपका समाप्त होता है। ठीक है, अब इससे जो भी प्रश्न थे उसे हम लोग देख चुके हैं। अगर कोई भी समस्या होती है, किसी शब्द में होती है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों साथियों तक ज़रूर भेजिएगा जो लोग 10वीं में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके, हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अगला चैप्टर जो छूटा हुआ है। क्योंकि यह जो चैप्टर है आपका सिलेबस में
दिया गया है, एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, इसे केवल प्रोजेक्ट में ही दिया जाएगा, ठीक है। तो लेकिन हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, याद भी करेंगे, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, तो हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।